रीता कुमारी के कथा संसार में आज सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की एक और कहानी, वो करती होगी इंतज़ार। कहानी सुनाने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार लिखना तो बिल्कुल न भूलें। तो चलिए सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की एक और कहानी, वो करती होगी इंतज़ार। बहुत कम ऐसे खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके भविष्य को लेकर देखे गए सारे सपने सच होते हैं। आदित्य भी उन्हीं खुशकिस्मत लोगों में से एक था। भले ही पूरे 21 वर्षों बाद वो अमेरिका से पटना वापस आ रहा था, लेकिन खाली हाथ नहीं, वह सब कुछ प्राप्त कर जिसकी कभी उसने कल्पना मात्र की थी। उच्च पद, धन संपत्ति, मान सम्मान, उच्च शिक्षा और ऊंचे पद पर आसीन पत्नी और 2 बच्चे, एक लड़का राहुल और एक बेटी आलिशा। आज वह एक सफल व्यक्ति था। दुनिया के लोग उसकी सफलता देखकर रश्क करते थे। फिर भी जब से वह प्लेन में बैठा था, यादों की टीस मन में उठने लगी थी। इस भरपूर जीवन को पाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। अब उसके जीवन में लोगों को भले ही कुछ भी अधूरा नज़र नहीं आता, फिर भी वह नहीं जानते हैं कि यह सब प्राप्त करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं खोया। आज भी कुछ ऐसी यादें उसके दिल में दफन थी जो उसकी खुशियों को कभी मुकम्मल नहीं रहने देती। जब भी वह अकेला होता, यादों के झरोखे से किसी की सिसकियों की आवाज़ उसे स्पष्ट सुनाई देती, तब अपनी प्रवंचना के लिए खुद को ही माफ़ नहीं कर पाता। और गुजर गया कालखंड उसकी आंखों के आगे से गुजरने लगा था। उसका बचपन सौतेली माँ के साये में गुजरा था, जो उससे नफ़रत करती थी, उसकी पढ़ाई में भरपूर बाधा डालती थी। पापा उसे प्यार करते थे, पर परिस्थिति से लाचार उसे हॉस्टल में डालना पड़ा था। वहाँ वह अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रखता, जिससे +2 करते ही IIT कानपुर में उसे प्रवेश मिल गया था। एक सपना पूरा होते ही जैसे उसके सपनों को पंख लग गए। उसके सपनों की ऊंचाइयां दिनों दिन बढ़ने लगी थी। IIT से MTech करने के बाद अहमदाबाद से मैनेजमेंट कोर्स में प्रवेश मिल गया। उन दिनों वह आत्मविश्वास से भरा बेहद खुश रहता, लेकिन जब भी कॉलेज में लंबी छुट्टियां होती तो वह घर जाने से कतराने लगता, क्योंकि पापा के अलावा घर में कोई भी उसे मतलब नहीं रखता था। माता की आंखों में तो हमेशा तलवार खींची रहती। वह अपने दोनों बच्चों सीमा और कुश को उसके आसपास भी फटकने नहीं देती। भाई बहन का रिश्ता अजनबी सा था। जब एक बार कॉलेज में लंबी छुट्टी हुई तो उसके रूममेट मयंक ने आदित्य के सामने अपने साथ गांव चलने का प्रस्ताव रखा। वह मयंक के साथ उसके गांव चला गया। मयंक भी बिहार का रहने वाला था। पटना से नज़दीक ही राजगीर के पास उसका गांव था। मयंक का संयुक्त परिवार था, जिसमें उसके मम्मी पापा और 2 भाइयों मयंक और मनीष के अलावा उसके चाचा चाची और उनके 2 लड़के अंकित अनुज सब साथ रहते थे। इसके अलावा उनके साथ एक दूर की रिश्तेदार विधवा गंगा चाची और उनकी बेटी उमा भी रहती थी। गंगा चाची अपने और उमा के भरण पोषण के बदले उस घर के कामों में मदद करती थी। उमा एक खूबसूरत और मेधावी लड़की थी। काफ़ी अच्छे नंबरों से +2 करने के बाद आगे भी पढ़ना चाहती थी, पर पैसा और साधन के अभाव में उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर भी उसे पढ़ाई लिखाई से बेहद लगाव था। घर के अन्य सदस्य भी काफ़ी अच्छे स्वभाव के थे। 2 दिनों में ही वह इतना घुल मिल गया कि परिवार के सदस्य जैसा हो गया था। वह मयंक और घर के सभी बच्चों को मिलाकर एक टीम सा बन गया था, जिसमें उमा और पड़ोस के रहने वाले माधव भी शामिल होते थे। वे सभी एक साथ कभी राजगीर के किसी दर्शनीय स्थल पर तो कभी गांव के बगीचे में पिकनिक मनाते रहते। इस तरह साथ घूमते फिरते गप्पे लड़ाते वह और उमा कुछ ज़्यादा ही करीब आ गए थे। वह खुद ब खुद उसकी तरफ खींचता चला जा रहा था।
उमा के लंबे बाल, मासूम चेहरा और उसकी बड़ी बड़ी आँखें उसे सम्मोहित किए रहती। वह अच्छी तरह जानता था कि उमा उसकी मंजिल नहीं है। उसके सपने में उमा कहीं फिट नहीं बैठती है। फिर भी सामाजिक परिवेश में जी रहा है, उसमें वह उमा के साथ चलने लायक नहीं है। उमा उसका साथ नहीं दे पाएगी उस समाज में। फिर भी अपने को रोक नहीं सका और उसके प्यार में आकंठ डूबता चला गया। उमा के साथ प्यार के पग बढ़ाते इतना दूर निकल गया था कि अब उसे छोड़ना मुमकिन नहीं लग रहा था। कुछ दिनों के लिए यहाँ आया था और लगभग पूरा महीना गुजर जाने के बाद भी वह मयंक के यहाँ ही रह गया था। जब पापा ने फ़ोन कर उसे पटना आने की हिदायत दी तो उसने यह सोचकर वहाँ से तत्काल चले जाने का फैसला कर लिया कि अगर वह यहाँ और रुका तो उसके कैरियर पर विराम लग जाएगा। दूसरे दिन सुबह सुबह ही उमा से मिले बिना पटना के लिए निकल गया। पटना से सीधे अहमदाबाद चला गया। उसके बाद उमा के कई पत्र उसके नाम से आए, पर उसने किसी पत्र को हाथ नहीं लगाया। मोबाइल का ज़माना था नहीं, इसलिए जल्द ही अतीत से छुटकारा मिल गया। MBA करते ही एक अमेरिकन कंपनी में नौकरी ढूंढकर अमेरिका चला गया। फिर उसने पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं समझी। सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए निरंतर पैसा, सफलता और शोहरत सब कुछ प्राप्त करता चला गया। अपने साथ ही कार्यरत अमेरिका में पली बड़ी एक भारतीय लड़की निधि से उसने शादी भी कर ली। उसकी शादी में उसके पापा आए, विमाता नहीं आई। इतना सब कुछ प्राप्त करने पर भी उसे आत्मसंतुष्टि नहीं हो रही थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि पाश्चात्य आधुनिक सभ्यता नितांत स्वार्थमूलक और भौतिकता पर आधारित जीवन को अधिक से अधिक सुखी बनाने की प्रवृत्ति मात्र है। वह सुख क्यों नहीं दे सकता? बच्चे वहाँ के रंग में रंगते भारत के बच्चों की अपेक्षा काफ़ी उद्दंड और जिद्दी, अशिष्टता की हद तक अस्पष्टवादी और अनुशासनहीन होते जा रहे थे। यह सब देख वह इंडिया लौटना चाहता तो पत्नी और बच्चे तैयार नहीं होते। वह ऊंचाइयों को छूने के लालच में जिस चक्रव्यूह में फंस गया था, वहाँ से निकलना अब मुश्किल था। देखते देखते उसने ज़िंदगी के 45 वर्ष पार कर लिए। अचानक एक दिन उसे सूचना मिली कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह किसी तरह अपने आने का इंतज़ाम कर इंडिया के लिए चल पड़ा। प्लेन की लैंडिंग की सूचना मिलते ही उसकी तंद्रा भंग हो गई। पटना एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर घर पहुंचा तो सभी उसी का इंतज़ार कर रहे थे। विमाता की अनिच्छा के बावजूद उसने अपने सौतेले भाई कुश और बुआ के साथ मिलकर बड़े बेटे होने के सारे फ़र्ज पूरे किए। 13वीं के बाद उस रात जब वह सोने गया, सारी रात उसे नींद नहीं आई। उसे लग रहा था इंडिया में पापा से जुड़ा एकमात्र सूत्र भी अब टूट गया। रात भर बेचैनी से करवटें बदलता रहा। कभी उमा, कभी माँ, कभी पापा का चेहरा उसकी आंखों के सामने से गुजरता रहा। सुबह मुंह अंधेरे ही उठ बैठा। वह अंतिम बार यहाँ सब लोगों से मिल लेना चाहता था। पता नहीं अब कभी इंडिया वापस आ भी पाएगा या नहीं। वह जिस दिन पटना आया था उसी दिन से उसने एक कार किराए पर ले रखी थी। सुबह 5 बजे ही तैयार होकर कमरे से बाहर आया तो उसे जगा हुआ जानकर विमाता चाय बनाकर मेज़ पर रख गई। चाय पीकर कार की चाबी उठाते हुए बोला, मैं निकल रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिएगा, लौटने में देर हो जाएगी। वह जानता था कि उसकी माँ चिंता नहीं करेंगी। फिर भी वह कार लेकर रोड पर आ गया तो खुद उसके हाथ स्टीयरिंग पर घूमने लगे और कार सरपट राजगीर की तरफ दौड़ने लगी। जब उसके पैरों ने ब्रेक लगाया, वह मयंक के घर के सामने खड़ा था। गेट खोलकर अंदर गया तो उसे लगा इस लंबे अंतराल में भले ही ऊबड़ खाबड़ सड़क पक्की सड़क बन गई थी, लेकिन उस मकान में कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ था। सामने बने पथरीले आंगन में गंगा चाची बैठी चावल बीन रही थी। समय के इस लंबे अंतराल ने उन्हें कुछ ज़्यादा ही बूढ़ा और लाचार बना दिया था। उसने बढ़कर जब उनके चरण स्पर्श किए तो उसने पहचान नहीं पाई। जब उसने अपना परिचय दिया तो उसे पहचान कर खुश हो गई। आदित्य सामने पर एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, काकी, उमा कहाँ है?
गंगा काकी खिलखिलाकर हंसती हुई बोली, अब तक क्या उमा इसी घर में मिलेगी तुम्हें? तुम्हारे जाने के बाद 1 महीने बाद ही उसकी शादी माधव से हो गई थी। उमा और माधव एक दूसरे को प्यार करते थे, इसलिए मैंने और माधव की माँ ने घर के सभी लोगों की राय से उनकी शादी करा दी। माधव तो तुम्हें याद ही होगा, वह सामने तो उसका घर है जहाँ उमा रहती है। वह मूर्खों की तरह 2 मंजिले मकान को देख रहा था, जो कभी कच्चा खपरैल मकान हुआ करता था, जिसमें वह काला कलूटा गंवार सा माधव अपनी विधवा माँ के साथ रहता था, जिसकी शक्ल भी देखना उमा को पसंद नहीं था। उसे देखते ही चिढ़ जाती थी। उसी के साथ उमा का प्रेम विवाह उसके गले से उतर नहीं रहा था। दिल में एक हुक सी उठी। किसी और के विषय में जानकारी जानने के बदले वह खामोशी से उठकर माधव के घर की तरफ चल पड़ा। कच्चे मिट्टी की चारदीवारी वाला मकान अब शहर के किसी आधुनिक मकान की तरह दिख रहा था। पूरा सजा सजाया, फूलों से सजरा समरा। वह गेट के अंदर आया तो आहट पाकर कोई घर के दरवाजे से बाहर आया, जिसे देखते ही वह जड़ सा हो गया। वह और कोई नहीं, उमा ही थी। इतना लंबा समय गुजर जाने के बाद भी उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आया था, सिर्फ थोड़ी मोटी हो गई थी। उमा भी उसे देखकर बुरी तरह चौंकी, पर खुश हुई हो ऐसा उसे नहीं लगा। खामोशी से वह आदित्य को अपने साथ लिए हुए एक आधुनिक और सुरुचिपूर्ण ढंग से सजे ड्राइंग रूम में ले आई। अब वे दोनों आमने सामने बैठे थे, पर खामोश। फिर भी वह जानता था उमा अपने दिल में एक चिंगारी दबाए बैठी है। थोड़ी देर तक निर्विकार भाव से बैठी रही, फिर बोली, आप अमेरिका से कब आए? यहाँ कैसे आना हुआ? कोई काम था यहाँ? मेरे पापा नहीं रहे, बस उसी के कारण आ पाया इंडिया, तो सोचा तुम सबों से मिलता चलूँ। न जाने कब मौका मिले फिर इंडिया आने का। बोलते बोलते अचानक उसका गला भर्रा गया। मेहरबानी है आपकी कि हमें मिलने लायक समझा। उमा के व्यंग्यवान उसे घायल करते रहे। पहले ही उसकी नज़र के सामने से आते ही एक लंबे कद के युवक पर पड़ी। युवक पर नज़र पड़ते ही वह अचंभित रह गया, जो उसकी युवा अवस्था का प्रतिरूप लग रहा था। उसे यूँ देखता पा उमा भेदती नज़र से उसे देखते हुए बोली, यह मेरा बेटा जतिन है, IIT कानपुर के फाइनल ईयर में है, छुट्टियों में घर आया हुआ है। मेरी एक बेटी भी है, छवि, वह भी IIT से इंजीनियरिंग कर रही है। इतना सब कुछ बोलते हुए उसका चेहरा गौरवान्वित हो उठा। जतिन ने औपचारिकतावश बढ़कर उसके पांव छू लिए थे, फिर उमा की तरफ मुखातिब हुआ। माँ, पापा ने कुछ सामान भिजवाए हैं, अंदर रसोई घर में रख दो और छवि को बोलो नाश्ता भेजेगी। बेटे को अंदर भेज। पलटकर उमा ने जब आदित्य को खामोशी से देखा तो आदित्य को लगा कि बिना बोले ही अपनी नज़रों के उपालंबों से जैसे उमा ने उसे चीर कर रख दिया। फिर धीरे से बोली, आप ठीक सोच रहे हैं, यह उसी प्यार की निशानी है जिसे आपने कभी स्वीकारा ही नहीं। लेकिन अब यह मेरा और माधव का बेटा है, जिसमें माधव के प्राण बसते हैं। आदित्य को हैरान देखकर बोली, लगता है मेरे द्वारा भेजे गए पत्रों को आपने बिना पढ़े ही फाड़ दिया होगा, वरना आपको जतिन के अस्तित्व का पता होता। आपके जाने के कुछ दिनों तक तो मैं आपका इंतज़ार करते रही, पर जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने कई पत्र आपको लिखे, पर जब आपने एक पत्र का भी जवाब नहीं दिया, तब परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए मेरा दिल डूबा जा रहा था। जिंदगी मौत से भी भयावह लगने लगी थी। तब जाने कैसे माधव को सब कुछ समझ में आ गया था। दुर्भाग्य के ऐसे कठिन समय में माधव मेरे लिए देवदूत बनकर आया और मुझसे सब कुछ ठीक कर देने का वादा कर माँ से मेरा हाथ मांग लिया। माँ ने भी हाँ करने में देर नहीं लगाई, क्योंकि उनके लिए मेरी शादी ही सबसे बड़ी चिंता का कारण था। अक्सर लोग हमें गरीब असहाय समझकर ऐसे रिश्ते लाते थे जिसे देखकर मन वितृष्णा से भर जाता था। कोई 3 बच्चों का पिता होता तो कोई अपंग,
तो कोई पिता की उम्र का। माधव ने मुझे से शादी कर मुझे समाज में जलील होने से ही नहीं बचाया, बल्कि एक व्यवस्थित ज़िंदगी भी दी। पहले तो मैंने इसे माधव की मौका परस्ती समझा था, लेकिन धीरे धीरे उसके निश्चल प्यार ने मुझे जीत लिया। मैं भी उसे दिल की गहराइयों से प्यार करने लगी। हमेशा से अपने और अपने व्यापार के प्रति लापरवाह माधव मेरे प्यार से नया उत्साह में आ फिर से बिजनेस को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाने लगा। व्यापार चल निकला और वह एक जिम्मेदार आदमी बन गया। अब वह अपनी सारी जिम्मेदारी, चाहे वह पत्नी के प्रति हो या बच्चों के प्रति हो, बहुत अच्छी तरह निभा रहा था। यह शायद मेरे और प्यार का ही उत्साह था या आत्मविश्वास था कि वह इतनी ऊंचाई तक चला गया। तभी एक 18-19 वर्ष की लड़की हाथ में नाश्ते का ट्रे लेकर उपस्थित हुई। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह लड़की, जो काफ़ी सुंदर और सभ्य लग रही है, छवि ही है। वह ट्रे रखकर उसका अभिवादन कर चली गई। तब वह धीरे से बोला, उमा, मैं सिर्फ पानी लूँगा, खाना मैं खा कर आया हूँ। खा लीजिए, आपका चेहरा बता रहा है कि आपने कुछ भी नहीं खाया है। वह उसे कितनी अच्छी तरह समझ गई थी। बिना कुछ बोले वह चुपचाप खाने लगा। थोड़ी देर में माधव भी आ गया। बड़े ही सहज ढंग से उससे बातें करता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद उमा और माधव दोनों आपस में बातें करने लगे। आदित्य का उन्हें ख्याल भी नहीं रहा कि वहाँ आदित्य भी बैठा हुआ है। आदित्य अपने को वहाँ और भी बेगाना महसूस करने लगा। उसके लिए उमा के दिल में पलता प्रेम का स्रोत ही शायद सूख गया था। जैसे सुसंस्कृत परिवार और बच्चों की उसने अपने लिए कल्पना की थी, वैसा ही परिवार उमा के पास था। महत्वाकांक्षा के भंवर में उसके जीवन का बसंत ही खो गया था। आदित्य वहाँ से उठते हुए बोला, अब मैं चलूँगा, चाय पी कर जाइएगा। दोनों ने एक साथ कहा, नहीं नहीं, मुझे जाना ही चाहिए, वरना पटना पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो जाएगी। बिना कुछ बोले दोनों ने बाहर तक आकर आदित्य को विदा किया। आदित्य उमा के चेहरे पर जुदाई का जो दर्द देखना चाहता था, वह उसे कहीं नहीं दिखा। कार स्टार्ट कर जब वह आगे बढ़ा, न जाने क्यों उसकी आंखें भर आईं। कभी कभी सब कुछ पा लेने का दावा करने वाला स्वयं रसहीन और रिक्त रह जाता है, और जो सब कुछ खोकर खुद को रिक्त हो जाने के गम में डूबा रहता है, धीरे धीरे ज़िंदगी के सफ़र में अचानक अपने को भरा पूरा और खुशहाल पाता है। वह लूटे पुटे मुसाफिर की तरह अपने घर की तरफ लौट रहा था, अपनी दुनिया में लौट रहा था, जहां पहुंचते ही पैसा और पावर के मद में चूर इंडिया के सारे रिश्तेदार को भुला जीवन के आपाधापी में शामिल हो जाएगा। पर एक टीस बच जाएगी उसके कलेजे में कहीं दबी हुई। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे लेखिका रीता कुमारी जी की कहानी वो इंतज़ार करती होगी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले।